लेंगे। श्री महावीर भगवान की मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मंगल्यम सर्व कल्याणिकारिकम धनम सर्वे धर्म जय शासन। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, पंच परमेश्वरी भगवान की मंगलाचरण के वाचन के साथ आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए हमारे मुख्य प्रशिक्षक सामान्य कमल डावावाला जी के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कि वह कार्यक्रम की प्रस्तावना एवं उत्साह वर्धन के संबंध में अपने शब्द हमारे बीच रखें। सम्मानित। धन्यवाद नीरज जी। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जेएसएस से जुड़े हुए सभी साथियों को दीपक जी नमस्ते। आज गोष्ठी के बहुत सारे अभी तक गोष्ठी कार्यक्रम हो चुके हैं पिछले 3 वर्षों में। आज ये 13वीं गोष्ठी का आयोजन किया गया है, लेकिन आज की गोष्ठी के लिए मुझे विशेष एक्साइटमेंट है और बहुत इंतजार है ये गोष्ठी में सबकी प्रस्तुति सुनने और देखने के लिए, क्योंकि आज की गोष्ठी विशेष है। और आज जो हमने दीपक जी ने उसका एक उसकी कल्पना की है, उसका डिजाइन बनाया है, वो बहुत ही विशेष डिजाइन है। किसी भी शिक्षक या प्रशिक्षक के लिए एक्सप्रेशन या अपने आप की प्रस्तुति अभिव्यक्ति ये एक बहुत बड़ा उसका एक क्वालिटी है, एक एट्रीब्यूट है। हम अपने अभिव्यक्ति से, हमारे एक्सप्रेशन से हमारे विचार और हमारी भावनाएं, संवेदना हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और एक शिक्षक का तो कार्य यही है कि एवरीडे, हर दिन प्रतिदिन क्लासरूम में बच्चों के समक्ष, अपने ऑडियंस के समक्ष उसको अपने विचार और अपनी भावनाएं प्रस्तुत करना है। और ये प्रस्तुति जितनी इंटरेस्टिंग वे में, जितनी प्रभावशाली तरीके से की जाए, वो शिक्षक उतना ही लाइवली बनता है, उतना ही असरकारक बनता है, लोगों को उसके क्लास अटेंड करने में उतना ही ज्यादा मजा आता है। ये सब विचार को ध्यान में रखते हुए दीपक जी ने और हमने सब लोगों ने मिलकर आज की गोष्ठी की परिकल्पना की कि हमारे साथ सभी जुड़े हुए शिक्षकों को अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक मौका, एक अवसर दिया जाए। तो हमने 2 विधा या 2 एक्टिविटी का चयन किया, काव्य और लघु कथा या लघु वार्ता। तो ये जो 2 एक्टिविटीज है उसके माध्यम से हम चाहते हैं कि जेएसएस के सभी शिक्षक इसके लिए तैयार हो, ये जो स्किल है उसको और ज्यादा निखारे, उसको डेवलप करें, और फिर अपने जो बच्चे हैं, आपके स्कूल के, आपके क्लास के जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी काव्य और लघु कथा या लघु वार्ता के बारे में आप उनको भी प्रेरित करें और उनको भी इसमें पारंगत बनाए, उसमें ये स्किल उनका डेवलप करें। जब हम कविता लिखते हैं या कोई शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं तो उससे हमारे अंदर एक इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता को बढ़ावा मिलता है। हम इमेजिनेशन करते हैं,
उससे हमारे विचारों को, हमारी कल्पनाओं को प्रस्तुत करने के लिए जो जरूरी लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी का प्रयोग करते हो, चाहे गुजराती हो, चाहे इंग्लिश हो, लेकिन लैंग्वेज और उसका प्रयोग करने की जो हमारी कैपेसिटी है वो भी उतना ही डेवलप होती है। और जब हम काव्य या कोई लघु कथा का पठन करते हैं तो उससे वो रिसाइटेशन करने की जो हमारी कला है, हमारी जो स्किल है, उसको भी एक मौका मिलता है। ये सब सोचकर आज हम लोगों ने ये गोष्ठी 13 का आयोजन किया है। दीपक जी ने बहुत अच्छे से ये गोष्ठी की परिकल्पना आपके सामने प्रस्तुत की है। उसके बारे में आपको अलग अलग समय पे सूचनाएं दी गई है। बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे हमारे जेएसएस के शिक्षकों ने अपने वीडियोस बनाकर भेजे। बहुत काफी सारे वीडियोस आए हैं। ये हमारी उम्मीद से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। हमें थोड़ी आशंका थी कि ये एक नया प्रयोग है, उसको कैसे प्रतिभाव मिलेगा, लेकिन हमारी जो उम्मीद थी उससे भी ज्यादा लोगों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, वीडियोस भेजे। हाँ, ये बात अलग है कि गोष्ठी के कार्यक्रम की समय की एक मर्यादा होती है। उसमें हमारे पास सिर्फ 80 या 90 मिनट का समय होता है और उसमें हम सभी शिक्षकों की जो प्रस्तुति है वो शामिल करना, सम्मिलित करना थोड़ा सा समय की दृष्टि से मुश्किल है। लेकिन हम उन सबको रिकॉग्नाइज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और जो आज चुने हुए जो हमारे साथी है, जो प्रस्तुति करने वाले हैं, उनको बहुत बहुत मैं अभिनंदन देता हूं, बधाई देता हूं। और मुझे आशा है कि आज की जो गोष्ठी है वो बहुत ही एक विशेष गोष्ठी बनेगी और उसको हम लोग बाद में भी YouTube के माध्यम से बार बार देखने का मन करेगा। ऐसी गोष्ठी आज हम करेंगे। इस कार्य के लिए दीपक जी को भी बेस्ट विशेस, और नीरज जी और जो जेएसएस की टीम के जो सदस्य हैं उनको भी बहुत अभिनंदन और आभार। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने विशेष के लिए और हम सभी के उत्साहवर्धन के लिए। तो नमस्कार मित्रों, सुप्रभात, जय जिनेन्द्र सभी को। और आप सभी का स्वागत करते हैं जैन शिक्षा समृद्धि के सुंदर मंच पर। एक बार अपनी कला दिखाने का मौका, एक बार फिर से सभी के साथ बैठने का, मिलने का, एक दूसरे को समझने का मौका आया है और ये अवसर बहुत ही सुंदर होता है। तो हर सुबह एक मौका है, हर सुबह एक मौका है अपने आप को साबित करने का। हर सुबह एक मौका है अपने आप को साबित करने का, चाहतों को पूरा करने का, कुछ रिश्तों को थामने का, अपने आप को संवारने का, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का। यह सुबह बहुत कुछ अपने साथ लाई है, बहुत कुछ। तो इन पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं ये कार्यक्रम जैन शिक्षा समृद्धि के मंच पर फिर से। और हम सभी को मौका मिला है अपनी कला दिखाने का, अपनी कला को निखारने का। तो सभी गुरुजनों का आशीर्वाद करते हुए, प्रणाम लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और इस कार्यक्रम की गति कैसे चलेगी, कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी थोड़ी सी रूपरेखा हम आपको बता देते हैं, सभी मित्रों के साथ साझा कर देते हैं। हमारे पास जितने भी रजिस्ट्रेशंस आए और जितने भी वीडियोस आए हैं, उनमें से समय की मर्यादा, जैसे कमल जी ने बोला, समय की मर्यादा को देखते हुए हमने कुछ मित्रों को यह मौका दिया है। और जिन मित्रों को मौका नहीं मिला है उनका भी वीडियो अच्छा है और वो बहुत बेहतर कर सकते हैं और आने वाली गोष्ठी में वो अपना जरूर पार्टिसिपेशन करें, उनको भी मौका मिलेगा। तो हम यहाँ पर काव्य पठन और लघु कथा दो विधाओं में अपनी अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। तो हम एक एक करके मित्रों का नाम बुलाएंगे। तो जिस जिस विधा में उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, वीडियो भेजा है, उससे संबंधित वो अपनी प्रस्तुति देंगे। तो इस तरीके से हम ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और हम सभी मित्रों से आग्रह करेंगे कि सभी आनंद उठाएं इस कार्यक्रम का। और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे हम प्रस्तुति करते हैं, किस तरीके से हम भाव भंगिमाओं को दिखाते हैं, किस तरीके से हमारे फेस एक्सप्रेशन आते हैं, हमारे हाथों का एक्सप्रेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम
कम्युनिकेट कर रहे हैं बच्चों के साथ, है ना, अपनी क्लास में, कि किस तरीके से हम उनके साथ कनेक्ट बना रहे हैं। तो बीच बीच में हम और भी बातें करेंगे और अंत में भी कुछ अच्छी बातें करेंगे, कैसे विधा में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे पोइट्री अच्छी लिख सकते हैं, सुना सकते हैं, किस तरीके से हम लोग स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, ये और भी बातें, मजेदार बातें करने वाले हैं हम आने वाले समय में। तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और आज का कार्यक्रम शुरू करने के लिए सबसे पहले हमारे पास आकांक्षा जैन जी बराठा से हैं। अगर उपस्थित है तो मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा अपनी पोएम के साथ वो शुरुआत करें अपनी कविता के साथ। जी आकांक्षा जी, आप उपस्थित हैं? नीरज जी, आकांक्षा जी हैं? जी जी। जी, जय स्वागत है श्री आकांक्षा जी। मैंने एक कविता लिखी है जिसमें हमारे भारत की संस्कृति और उसमें अनेक अनेक रंग हैं जो उसके बारे में वर्णन किया गया है। और मेरी कविता का टाइटल है तारीफ है हिंदुस्तान। तो मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। सुबह सवेरे में तो भारत भ्रमण पे चली, संपदा यहाँ की कुछ मुझको अनोखी मिली। लहराता तिरंगा जो आसमां में बादल संग, सुख शांति हरियाली का प्रतीक तीनों रंग। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अनेक है, ईश्वर जीसस अल्लाह गॉड सबका एक है। बंगाली गुजराती मराठी अनेक रंग, रीति रिवाज त्योहार मनाते हैं संग संग। सभ्यता संस्कृति परिवेश है प्यारा, सब कुछ लगता है अपना सा हमारा। प्रेम और विश्वास का प्रतीक ताजमहल, दूजी ओर गंगा सिंधु नदियों का जलधर। और इसी क्रम में आगे, आर्यभट्ट ने आविष्कार शून्य का किया, इनकी ही देन ने गिनती को आधार दिया। साइंटिस्ट यहाँ के बड़े ही महान है, और खेलों में आईपीएल इंडिया की जान है। रक्षा में हमारी जो जवान सीमा पे खड़े, लाखों देशवासियों की दुआएं बोले चले। भिन्न भिन्न रंगों से परिपूर्ण देश है, अनेकता में एकता ही ऐसा परिवेश है। खेतों और बागों में कोयल सा गान है, एक दूजे से मिलके बना मेरा हिंदुस्तान है। ऐसे हिंदुस्तान को सादर प्रणाम है, मेरे हिंदुस्तान को दिल से सलाम है। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर प्रस्तुति। और हम सभी मित्रों से अनुरोध करेंगे कि आकांक्षा जी का उत्साहवर्धन अवश्य करें और तालियों के साथ। तो आकांक्षा जी, आपने स्वयं लिखी है? जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ आशा कुमारी जी हैं सिंहपुर से। जी आशा जी, स्वागत है आपका। आशा कुमारी जी सिंहपुर। आशा कुमारी सिंहपुर हैं। शायद उपस्थित नहीं है। अभी आशा जी शायद ज्वाइन नहीं हुई। राहुल जैन जी हीरापुर से। जी, राहुल सांधिरिया जी। राहुल जी, स्वागत है आपका एक लघु कथा के लिए और हम बहुत उत्सुक हैं। जी जी राहुल जी। जी सर, आपके लिए राहुल जी का हम परिचय दे दें कि राहुल जी जी हमारे पूर्व सिद्ध ग्रुप में जुड़े रहे हैं और अभी वर्तमान में अरब कंट्री दुबई में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अभी वो बहुत दुबई से लाइव जुड़े हुए हैं। अरे वाह, इंटरनेशनल, वेरी गुड। स्वागत है आपका। आप सभी को जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है नीरज जी? जी बिल्कुल परफेक्ट। हाँ जी जी, आप सभी को जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राहुल जैन है। जैसा कि नीरज जी ने पूर्व में आपको परिचय दे ही दिया है, मैं सागर मध्य प्रदेश हीरापुर का निवासी हूँ, अभी अरब कंट्री दुबई में हूँ। तो आज मैं लघु कथा एवं कहानी, अपनी छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो यह एक शिक्षाप्रद कहानी है, बहुत छोटी। यह कहानी है एक गिलहरी और एक शेर की। गिलहरी और शेर, जो आप जानते हैं जंगल का राजा शेर होता है, और जो और जानवर होते हैं उसकी प्रजा होती है, उसके वो होते हैं। तो शेर के राज्य में एक गिलहरी रहती है, छोटी सी। शेर और वह काम करती है। शेर बोलता है कि आपको इस पूरी जंगल की साफ सफाई का काम देखना है, छोटे छोटे से जो भी सफाई करना है वो आपको देखना है। तो इसके बदले में आपको बहुत सारे अखरोट मिलेंगे। गिलहरी कहती बहुत अच्छी बात है, मेरे को अखरोट खाने के लिए मिलेंगे, वो भी बहुत सारी क्वांटिटी में। तो वो अपने काम में लग जाती है और काम करती रहती है। जो उसकी साथ वाली गिलहरियां रहती हैं
वह खेलती हैं, कूदती हैं, एंजॉय करती हैं, सब कुछ करती हैं, बट यह गैलरी अपना यह सब आलस छोड़ के, प्रमाद छोड़ के अपने काम में लगी रहती है। ऐसे ही काम करते करते इसका समय हो जाता है। समय होता है तो यह शेर के पास जाती है, तो शेर भी इसका काम देखता है और बोलता है अभी थोड़ी और काम करो इसी पर। जंगल की सफाई हुई बाकी है, और जो कीड़े मकोड़े और जो पेड़ पौधों की सफाइयां हैं वो भी बाकी है। यह जाती है और फिर से अपने काम पर लग जाती है। ऐसा करते करते से बहुत समय हो जाता है। फिर शेर को भी देखकर इस पे प्रसन्न होकर इसको बहुत सारे अखरोट दे देती है। अब अखरोट मिलने के बाद इस गिलहरी का जो जीवन था वह अंत समय में था, क्योंकि इसके पास सिर्फ दांत नहीं थे तो अखरोट खाने के लिए। तो जीवन में ये बहुत छोटी सी कहानी है। कहानी का उद्देश्य यही है कि हमारा बहुत छोटा जीवन है, हमारे जीवन में व्यस्तता ज्यादा है, तो ऐसा ना हो कि जब चने थे तो दांत नहीं थे और जब दांत है तो चने नहीं है, वो वाली बात हो जाती है वाली। तो हमें अपने जीवन में कि जीवन को एक एक प्रति समय को कैसे डिवाइड करना है, किस प्रकार से अपने जीवन का आनंद लेना है, और इस सभी को ध्यान में रखते हुए यह छोटी सी कहानी है कि हम बहुत जीवन में बहुत व्यस्त हैं, तो अपने धर्म को भी लेके चलना है, अपने परिवार को भी लेके चलना है, और जो जो हमारे साथीगण है सबको एक साथ लेके चलना है। तो यही छोटी सी एक कहानी है। मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ, बड़ों के आशीर्वाद के साथ, पूरी मेहनत के साथ और पूरे लगन के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ना है। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि सब करने चाहे आपके जैसा। आप सभी को जय जिनेंद्र। यह थी बहुत मेरी बहुत छोटी सी बढ़िया, एक कहानी। बहुत बहुत बढ़िया राहुल जी। हर पल यहाँ जी भर जियो। तो क्या है, जो कल पल समा है यही है जी। बहुत बढ़िया शिक्षा देने के लिए, और जो भी है आज है, अभी है और अभी के पल में है, और उसका आनंद उठाना है और सीखते हुए आगे बढ़ना है। सीखो सिखाओ का यही क्रम आगे चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। राहुल जी बहुत बहुत बढ़िया आपकी स्टोरी के लिए। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करूंगा दीपश्री जैन जी को जबलपुर, कि वो अपनी कविता प्रस्तुत करें हमारे साथ। और जी दीपश्री जी जबलपुर, स्वागत है दीपश्री जी। जय जिनेंद्र। मैं दीप्ति जैन दानपति JSS सिद्ध ग्रुप 2 से आपके सामने एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है तीर्थंकर। जिनके चरणों में आकर हो जाते सारे तीर्थ के वंदन, ऐसे हैं हमारे 24 तीर्थंकर, अनुपम निधियां और 63 रिद्धियों के धारी, जिनको गोद में लेने माता से छल करती सची इंद्राणी। अरहंत देव की वाणी, जिन वाणी माता की जुबानी, सिद्धों का वह शुद्धतम रूप, 8 गुणों से है भरपूर। सुंदर काया से है श्री जी सुशोभित, जिनको देख नयन भी हो जाते आलोकित। क्रीड़ा करने के लिए देव भी रख लेते बालक का रूप, इतना मनमोहित होता तीर्थंकरों का रूप। उनकी एक झलक पाने कतारें लग जाती, पर कुछ पुण्य वालों को ही मूरत निहारने मिल पाती। जिनके गुणों का व्याख्यान देवता नहीं कर पाते, तो मुझ जैसे अल्प ज्ञानी तो सिर्फ उपहास का पात्र बन जाते। जिनके जन्म होने से पहले रत्नों की वर्षा होती, क्या उनके लिए कभी किसी चीज की कमी होती? फिर भी वह सब राजपाट छोड़कर वीतरागी बन जाते और आत्म कल्याण के लिए तपस्यारत हो जाते। स्वयं तो निर्माण को प्राप्त हो जाते और सबके लिए मोक्ष मार्ग पर पड़ने सीढ़ी का निर्माण कर जाते। जन्म मरण के चक्कर को पीछे छोड़ जाते, सदा सदा के लिए सिद्ध सिला के वासी हो जाते। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया दीपश्री जी, बहुत बढ़िया प्रस्तुति। ये आपने स्वयं लिखी है? जी जी जी, मेरी कविताएं प्रकाशित होती हैं पार्श्व ज्योति पत्रिका में। बहुत सुरेंद्र भारती जी जी जी, उनके उसमें, और एक सुदर्शन चक्र न्यूज लेटर है, उसमें भी प्रकाशित होती है। बहुत बढ़िया। ये गर्व की अनुभूति है कि JSS टीम से इतने बढ़िया विधा के माहिर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद दीपक आपका। जी, जी जी दीपक जी, मैं एक इंटरप्ट करूंगा। जी हमारे जो भी सब शिक्षक साथी हैं, जिनकी कविताएं या ऐसी रचनाएं कहीं पर भी प्रस्तुत हुई है, तो उसके लिंक भी आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, है ना? तो बाकी के साथी भी उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, उससे प्रेरित होंगे। और मैं नीरज जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज भी जो प्रस्तुतियां होने वाली है उसके भी शॉर्ट क्लिपिंग्स बनाकर हम अलग अलग ग्रुप में बाद में रखेंगे, ताकि सबको पता चले कि गोष्ठी में ये सब कविताएं
कविता का पठन हुआ है या जो लघु कथा है उसका पठन हुआ है। बहुत अच्छा लगेगा सबको ये सुनकर। जी, बहुत बढ़िया जी। कमल जी, बहुत बढ़िया आपने विचार रखा और हम सहमत हैं। इससे बहुत मजा आएगा और सभी का उत्साहवर्धन भी होगा, प्रेरणा भी मिलेगी। जी, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम कृतिका जैन इंदौर, आपका स्वागत करते हैं, आमंत्रित करते हैं। कृतिका जी, अपनी कविता के साथ आप प्रस्तुति दे सकते हैं। जी, उनका मैसेज आया था कि वो थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे, रास्ते में है। जब तक अभी आप है नहीं, मेरा पाठ शुरू चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोहित जैन जी बंडा, हम उनका स्वागत करते हैं। मोहित जैन बंडा, आप आए और अपनी कविता की प्रस्तुति करें। शायद मोहित जी भी अभी ज्वाइन नहीं हो पाए। जी, रक्षा शुक्ला जी पटेरा से। जी जी, रक्षा जी आप अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र सर। जय जी। जी रक्षा जी, स्वागत है आपका। जी सर, काफी टाइम बाद मिले हैं पर जी टच में रहे हम लोग। मेरी एक छोटी सी कविता है जिसका श्रेय पूरा महिलाओं को जाता है, और जो समाज में अभी भी कहीं कहीं क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर महिलाओं के साथ ऐसा होता है। भागती रहती हूँ सुबह से शाम अपनों के लिए, पर थकावट में मुझे कभी बुखार नहीं आता, क्योंकि मेरे हिस्से का रविवार नहीं आता। घर से स्कूल, स्कूल से दुकान, ऐसी ही निकलती है मेरी हर एक सुबह शाम। इसी शाम को रंगीन बनाकर अपने घर में सबकी थकान को दूर करना मुझे भाता, और मेरे हिस्से का कभी रविवार नहीं आता। समाज की हर कुरीतियों को समझकर मुझे काम करना होता। अगर हो जाए गलती मुझसे तो लोग क्यों तोड़ लेते हैं मुझसे नाता। वापस से बोलेंगे कि तुम्हें सही करना नहीं आता, जबकि सोच बदलने से सब सही हो जाता, और मेरे हिस्से का कभी रविवार नहीं आता। सारी दुनिया घूमाऊं पर मिलती है मुझे चार दीवारी में ही खुशी। लोगों को ये समझ क्यों नहीं आता, और मेरे हिस्से का कभी रविवार नहीं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत बढ़िया रक्षा जी, बहुत सुंदर और बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी भावनाएं प्रस्तुत की और महिलाओं की भावनाएं प्रस्तुत की कि हमारे हिस्से का रविवार नहीं आता। वो कौन सा दिन है जिसमें छुट्टी होती है। जी, बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ते हैं। जी, आशा कुमारी जी सिंहपुर शायद ज्वाइन कर चुकी हैं। नीरज जी, आशा कुमारी जी सिंहपुर हमारे साथ हैं। जी, स्वागत है आशा जी आपका, आप प्रस्तुति कर सकते हैं। जी, जय जिनेंद्र सर। जय जी। मैं आशा कुमारी सिंहपुर से और पारस विद्या योजना ग्रुप 2 से हूँ। जी, और हमने कविता लिखी है, याद की है, वह है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि पंछी के बारे में कहा गया है। और इसका जी, कवि है शिव मंगल सिंह सुमन जी, जी, जो कि मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। हाँ जी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निभोरी कनक कटोरी की मैदा से। सर्वन श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान से भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के जिनके नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। धन्यवाद सर। बहुत बहुत बढ़िया आशा जी, बहुत बढ़िया प्रस्तुति, बहुत ही बढ़िया फ्लो के साथ आपने सुनाया। इसमें एक्सप्रेशंस भी हैं और पंछी की भावना भी है, बहुत बढ़िया। और हर व्यक्ति पंछी की तरह बनना भी चाहता है, एक्चुअली वो उड़ना भी ऐसे ही चाहता है। बहुत बढ़िया, ऐसी बच्चों के अंदर आप उत्साहवर्धन करते रहिए, भावनाएं बढ़ते रहिए। तो बहुत बढ़िया, आपके लिए एक बार फिर से क्लैपिंग करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम। तो हमारे साथ अर्चना कुमारी जी मधुबन से अगर उपस्थित हैं तो हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। जय जी जिनेंद्र सर।
जी स्वागत है अर्चना जी। जी सर मेरा टॉपिक है लघु कथा, जिसमें एक कौवे की शिक्षा पर कहानी। एक घने जंगल में बहुत सारे पशु पंछी रहा करते थे, जिसमें से एक कौवा भी रहता था। और वही कौवा दिन रात इधर उधर घूमते रहता। रात के समय वे अपने घोंसले में रहता। एक दिन कौवा अचानक पेड़ के ऊपर बैठकर रोने लगा। वही पेड़ के नीचे महात्मा जी रहा करते थे। महात्मा जी ने कौवे की आवाज सुनकर बोले, तुम मेरे पास नीचे उतर करके आओ, तुम क्यों रो रहे हो? तो कौवे ने बोला, महात्मा जी, सभी पंछी को भगवान ने रंग बिरंग बनाया है, लेकिन मुझे तो काला क्यों बनाया है? महात्मा जी बोले, इतनी सी बात लेकर के तुम रो रहे हो? जी तो इतनी सी बात लेकर के तुम रो रहे हो? तो बोले कि हाँ। कि अरे कौवा, तुम काले हो तो कोयल भी तो काली है। बोली, कोयल तो काली है लेकिन उनकी आवाज तो मीठी है, लेकिन मेरी आवाज को सुनकर लोग मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। महात्मा जी बोले, तुम इतनी सी बात लेकर के मत रो। मेरे पास एक उपाय है जो मैं तुम्हें कुछ बना सकता हूँ। कौवे ने बोले कि ठीक है, तो आप मुझे कुछ बना सकते हैं, तो ऐसा कीजिए कि मुझे आप हंस बना दीजिए। महात्मा जी बोले कि ठीक है, जब तुम्हें हंस बनना है तो तुम पहले हंस से जा करके पूछ करके आओ कि क्या हंस भी अपने जीवन में खुश है। कौवे ने इतनी सी बात सुनकर हंस के पास दौड़ा हुआ जाता है और बोलता है कि हंस भाई साहब, क्या आप अपने सफेद जीवन से खुश हो? हंस ने बोला, नहीं। क्या मेरे लिए सफेद सफेद जो रंग है, क्या मेरे लिए खुश जीवन नहीं है? क्योंकि मैं दिन रात पानी में तैरते रहता हूँ, मैं तेरे जैसा उड़ नहीं सकता है। इसी तरह से कौवे ने हर एक पंछी के पास जाता है और सभी ने अपने अपने बारे में बता करके कौवे को बोलते हैं कि भाई साहब, आप जहाँ से आए हैं आप वहीं चले जाइए, क्योंकि हम लोग का हालत बहुत खराब है। यही बात को सुन करके कौवे जाता है फिर महात्मा जी के पास और महात्मा जी को बोलता है, बाबा, मैं जिस स्थान पर हूँ मुझे वही स्थान पर छोड़ दीजिए। मैं नहीं लोभी नहीं करना चाहता हूँ और ना ही मैं हंस बनना चाहता हूँ। मुझे ये कहानी से यही तात्पर्य मिलता है कि चाहे हमें किस तरह का भी जीवन हो, हमें काले गोरे का भेदभाव नहीं करना चाहिए, रंग रूप नहीं देखना चाहिए, हमें पैसा हो या धन हो किसी तरह का लोभ नहीं करना चाहिए। जी अर्चना जी, बहुत बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई और इसमें थोड़ा सा कनेक्ट और बनाने की आवश्यकता थी बच्चों के साथ। और आगे भाव भंगिमा हम बात करेंगे इस विषय में कैसे और बेहतर करते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने एक शिक्षा दी है कि हमारे जीवन में जैसा भी है समय, हमें उसमें आनंद उठाना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने कौशल को बढ़ाने के लिए कार्य करता रहना चाहिए। जी मोहित जैन जी बंडा, स्वागत करते हैं हम आपका। अपनी कविता के साथ आप आमंत्रित हैं। मोहित जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी मोहित जी ज्वाइन हो चुके हैं। जी मोहित जी अनम्यूट करें अपने आप को, शायद उनको अभी वो जस्ट ज्वाइन हुए हैं। मोहित जी चलिए आगे बढ़ते हैं। संकल्प जैन जी सागर जी, सभी स्वागत है को सादर संकल्प जय जैन। जी। शिक्षक के ऊपर एक सुंदर सी कविता लिखी हुई है, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पहले शिक्षक हम सबके माता पिता कहलाते हैं, पहले शिक्षक हम सबके माता पिता कहलाते हैं, अच्छा बुरा क्या होता है ये हमको बतलाते हैं, कहाँ पर कहना कहाँ न कहना इसका ज्ञान कराते हैं, और दुनिया की छोटी छोटी बातों का सामान्य ज्ञान सिखाते हैं। पहले शिक्षक हम सबके माता पिता कहलाते हैं। स्कूल कॉलेज में तो शिक्षक अच्छे शिक्षक मिल जाएं अगर तो व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाते हैं, अच्छे शिक्षक मिल जाएं अगर तो व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाते हैं, और खेल खेल में कैसे सिखाना बच्चों को ये हमको बतलाते हैं, खेल खेल में कैसे सिखाना बच्चों को
शिक्षक को मार्गदर्शन कराया है और मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति जैन शिक्षा समृद्धि ही लाया है। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति जैन शिक्षा समृद्धि ही लाया है। और जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता उसको इतना कहना है, जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता उसको इतना कहना है, जो समय सिखा कर जाता है ना बच्चों, वो कोई सिखा ना पाता है। जो समय सिखा कर जाता है वो कोई सिखा ना पाता है। और इस दुनिया में हर एक मानव स्वयं में शिक्षक होता है। इस दुनिया में हर एक मानव स्वयं में शिक्षक होता है, जो अनुभव का आधार बताकर सच्ची राह दिखाता है, जो अनुभव का आधार बताकर सच्ची राह दिखाता है। और आज की सच्चाई थोड़ी सी कुछ लाइनों के माध्यम से लिखी है, तो उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जहाँ पर लोग बड़े होते बड़े ख्यालात होते हैं, जहाँ पर लोग बड़े होते बड़े ख्यालात होते हैं, बड़े पैसे वहाँ होते बड़ी ख्वाहिश रखा करते, बड़े पैसे वहाँ होते बड़ी पदवी रखा करते। और बहुत से लोग देखे हैं जो अपनों के नहीं होते, बहुत से लोग देखे हैं जो अपनों के नहीं होते, बहुत ही कम हुआ करते जो गैरों के हुआ करते, बहुत ही कम हुआ करते जो गैरों के हुआ करते। और कहा है, जो मिलती खानदानी संपत्ति का मान करते हैं, जो मिलती खानदानी संपत्ति का मान करते हैं, जो मेहनत से मिला करती वो स्वाभिमान रखते हैं, जो मेहनत से मिला करती वो स्वाभिमान रखते हैं। बहुत अय्यास हैं वो लोग दिखावे भी किया करते, बहुत अय्यास हैं वो लोग दिखावे भी किया करते, बहुत ही कम हुआ करते जो सादगी से रहा करते, बहुत ही कम हुआ करते जो सादगी से रहा करते। और क्या कहा है, सारे खेल पैसे का यहाँ सब कुछ बिका करता, सारा खेल पैसे का यहाँ सब कुछ बिका करता, किसी का जमी मरा करता किसी का ईमान बिका करता, किसी का जमी मरा करता किसी का ईमान बिका करता। अमीरी में अगर देखो तो कपड़ा तने से घटता है, अमीरी में अगर देखो तो कपड़ा तने से घटता है, गरीबी में अगर देखो तो पूरे तने को ढकता है, गरीबी में अगर देखो तो पूरे तन को ढकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत हमने बढ़िया, बहुत वर्तमान में जी देखा हुआ है, इसको महसूस किया तो इसको लिखने का प्रयास किया है। जय हिंद। जी संकल्प जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपने बताया समय ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। और एक बहुत बढ़िया बात आपने रेखांकित की कि जैन शिक्षा समृद्धि सबसे पहले शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति को लेकर आया है। उसने सबको, हम सबको सीखने का मौका दिया है, सभी शिक्षकों को सिखा रहे हैं JSS। ये बहुत बहुत बढ़िया बात है हम सभी के लिए। और सभी मित्रों को बताना चाहेंगे कि संकल्प जी बहुत बढ़िया कविताएं लिखते हैं, और जो समय चल रहा होता है उसके अनुसार, और पशु पक्षियों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और YouTube पर इनके बहुत अच्छे वीडियोस भी हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो संकल्प जी, आप शेयर कीजिएगा YouTube लिंक अपने अवश्य सभी के साथ। जी, इसी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम आमंत्रित करेंगे विवेक जैन जी गौड़ जामर से। जी विवेक जी, स्वागत है आपका। विवेक जैन जी उपस्थित है। विवेक भी जुड़ नहीं पा रहे हैं। जी, अगर मोहित जैन जी उपस्थित है तो हम आगे बात कर सकते हैं। जी मोहित मोहित जैन का जी, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है। निशा कुमारी जी बोकारो। जी निशा जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी। मैं निशा कुमारी बोकारो से और पारस विद्या योजना ग्रुप 2 से हूँ। और मैं आपके सामने एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, वो है नैतिक कहानियाँ। जी। शीर्षक है बदलाव के बारे में। जिंदगी में बहुत सारे अवसर ऐसे आते हैं जब हम बुरे हालात का सामना कर रहे होते हैं, तो सोचते हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि इतनी जल्दी
तो सब कुछ बदलना संभव नहीं है। और क्या पता मेरा ये छोटा सा बदलाव कुछ क्रांति लेकर आएगा या नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर चीज या बदलाव की शुरुआत बहुत ही बुनियादी ढंग से होती है। कई बार तो सफलता हमसे बस थोड़ी ही कदम दूर होते हैं कि हम हार मान लेते हैं, जबकि अपनी क्षमताओं पर हमें भरोसा रखकर किया जाने वाला कोई भी बदलाव छोटा नहीं होता और हम जिंदगी में एक नींव का पत्थर भी साबित हो सकता है। चलिए एक कहानी सुनाते हैं, इसके द्वारा समझने में आसानी होगी। एक लड़का सुबह सुबह दौड़ने को जाया करता था और आते जाते एक बूढ़ी महिला को देखा करता था। बूढ़ी महिला तालाब के किनारे छोटे छोटे कछुओं की पीठ को साफ किया करती थी। एक दिन उसने इसके पीछे का कारण जानने की सोची। वो लड़का महिला के पास गया और उनका अभिवादन कर बोला, नमस्ते आंटी। तो मैं आपका हमेशा इन कछुओं को पीठ को साफ करते हुए देखता हूँ, आप किस वजह से करते हैं? महिला ने उस मासूम से लड़के को देखा और लड़के को जवाब दिया, मैं हर संडे यहाँ पे आती हूँ और इन छोटे छोटे कछुओं की पीठ साफ करते हुए सुख की शांति का अनुभव लेती है। उन पर कष्टा जमा हो जाने की वजह से इनकी गर्मी पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है, इसीलिए ये कछुए तैरने में मुश्किल का सामना करते हैं। कुछ समय बाद तक अगर ऐसा ही रहे तो ये कवच भी कमजोर हो जाते हैं, इसीलिए कवच को साफ करती हूँ। यह सुनकर लड़का बड़ा हैरान था। उसने फिर एक जाना पहचाना सा सवाल किया और बोला, बेशक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आंटी एक बात सोचिए कि इन जैसे कितने कछुए हैं जो इन तो उनका क्या, क्योंकि आपके अकेले के बदलने से तो कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा ना। महिला ने बड़ा ही संक्षिप्त लेकिन असरदार जवाब दिया कि भले ही मेरे इस कर्म से दुनिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन सोचो इस एक कछुए की जिंदगी में तो बदलाव आएगा ही ना। तो क्यों हम छोटे से बदलाव से ही शुरुआत करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया निशा जी, बहुत बढ़िया, और आप बधाई के पात्र हैं। सोच को आपने ट्रिगर कर दिया, जागृत कर दिया सबकी कि शुरुआत अगर मैं खुद से ही कर लूं, शुरुआत में अगर खुद से ही कर लूं तो ये दुनिया बदल जाए। हर व्यक्ति बदलना चाहे तो ये समाज बदल जाए। तो बहुत बढ़िया, ऐसी सोच के साथ विजय जैन सर और जवाहर सर हमारे साथ हैं और वो हमें उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने शुरुआत की थी जेएसएस की, और देखिए कितना बड़ा रूप लेता जा रहा है जेएसएस। अब हम दुबई तक पहुंच गए हैं जी। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अभिनंदन जैन सटई स्वागत करना चाहेंगे। अभिनंदन जी आप आए और अपनी कविता पाठ करके हमारा प्रोत्साहन करें, उत्साहवर्धन करें। जी जय जिनेंद्र, नमस्कार सभी को। सर मैं थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने एक कविता भेजी थी जी, और वो कविता
मतलब मैंने कहीं से लिखी थी, उसका लेखक नहीं है मुझे पता। और एक कहानी या संस्मरण जरूर मेरा खुद का था और वो छपा था पेपर में, दैनिक भास्कर में। यदि ऐसी अनुमति हो तो मैं क्या स्विच कर सकता हूँ? हाँ जी, और बिल्कुल बिल्कुल यदि कर नहीं सकते हैं। तो फिर आप अपनी रचना, यहाँ पर हम प्रायोरिटी है कि रचना अपनी हो तो बेहतर है। जी 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 जी, इसीलिए जी। तो ये एक्चुअली मेरा छपा था, मैं उसकी फोटो भी आपको भेज दूंगा। जी जी, बहुत बढ़िया। छोटी सी लघु कथा या संस्मरण है, शीर्षक है इसका सफर। जी लगभग 1 वर्ष पूर्व की बात है, अब से तो ज्यादा समय हो गया। मैं अपने घर हरपालपुर छतरपुर से ट्रेन के द्वारा इंदौर आ रहा था। जैसे ही ट्रेन में दाखिल हुआ तो देखा कि एक सीट पर एक ग्रामीण वृद्धा अपनी मैली कुचैली पोटली सिर के नीचे रखे आधी से ज्यादा सीट पर लेटी हुई है। यद्यपि आगे जाने पर अन्य सीट पर मुझे जगह मिल सकती थी, लेकिन उसे लेटा हुआ देखकर मेरा अधिकार भाव जाग उठा और मैंने लगभग डांटते हुए कहा, ए अम्मा, ये पोटली उठा के नीचे रखो और बैठ जाओ। ये सीट लेटने की नहीं, बैठने की है। वह वृद्धा शायद काफी दूर से आ रही थी और बहुत देर पश्चात उसे कुछ आराम करने को मिला था, लेकिन कुछ जवाब न देकर वह पोटली गोद में रखकर सिकुड़कर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मैंने ही मौन तोड़कर उससे यूं ही पूछ लिया, कहां तक जाना है? उत्तर मिला, दिल्ली। मैंने बात आगे बढ़ाई तो पता चला कि उसका इकलौता लड़का दिल्ली में रहकर कुछ काम करता है। यद्यपि गांव में उस वृद्धा का मकान इत्यादि था, लेकिन कुछ दबंग लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया था और उसे घर से निकाल दिया था। इसलिए वह दिल्ली अपने लड़के के पास जा रही थी। अब मुझे उस पर दया आ गई। मैंने उससे पूछा कि क्या वह दिल्ली पहुंच जाएगी? वह अपने बेटे को ढूंढ लेगी? उसने बताया कि उसके पास सिर्फ उसके बेटे का पता है, लेकिन इसके पूर्व वह कभी दिल्ली नहीं गई। उसने बताया कि उसके पास सिर्फ टिकट खरीदने के ही पैसे थे। वह ये पैसे कहीं खाने में खर्च ना हो जाएं, इसलिए उसने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। यह बताकर उसने बड़ी ममता व करुणा से अपना खुरदुरा झुर्रियों वाला हाथ मेरे सिर पर व चेहरे पर फेरा और उसकी आंखों में आंसू छलछला आए। शायद उसको इतनी आत्मीयता से बात करने वाला बहुत दिनों बाद मिला था। मेरा मन द्रवित हो गया। जब झांसी स्टेशन नजदीक आया तो मैंने अपने सूटकेस से निकालकर पूरा नाश्ता उसे दे दिया, जो कि सिर्फ 1 दिन के लिए ही पर्याप्त था। झांसी से हमें ट्रेन बदलनी थी। अब मैं भोपाल की ओर जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। तब मुझे लगा कि वह नाश्ता ही उस वृद्धा की पर्याप्त मदद न थी। उसे कुछ धन पैसे भी देना चाहिए था। वह पता नहीं कब तक अपने बेटे के पास पहुंची होगी। अक्सर यह घटना मेरे मन में ताजा हो जाती है। उसकी उस समय की दशा सोचकर एक हूक सी मन में उठती है। मालूम नहीं वह अपने बेटे के पास पहुंच भी पाई या नहीं। उसकी आर्थिक मदद न कर पाने का अफसोस एक फांस बनकर दिल में चुभता रहता है। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया अभिनंदन जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और आपने बहुत ही मार्मिक कहानी सुनाई है और जीवन के एक और रूप को आपने उजागर किया है, एक पहलू को उजागर किया है।
और सच में आपने जिस तरीके से वर्णन किया, हम वो यात्रा में आपके साथ थे और हम उस दर्द को भी महसूस कर पा रहे थे और हम उसके साक्षी बन रहे हैं आज, जो आपको दर्द महसूस हो रहा है हमें भी, कि शायद हम भी उसकी मदद कर पाते। तो मौके और भी आएंगे, अवसर और भी आएंगे और हम जागरूक हैं, जागृत हैं मानसिक रूप से, ये बहुत आवश्यक है कि हम ऐसी बातें सोच भी पा रहे हैं। अधिकतर ऐसी भागदौड़ की जिंदगी में लोग सोच भी नहीं रहे कि कौन इंसान है या कौन नहीं, है ना, इंसान का फर्क भी भूल चुके हैं। तो अभिनंदन जी, बहुत सुंदर कहानी सुनाने के लिए आपको बधाई, और हमारे अंदर के इंसान को जागृत करने के लिए एक बार फिर हम आपका अभिवादन अभिनंदन करेंगे जी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, इसी सुंदर कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करेंगे विवेक जैन जी, अगर जुड़ चुके हैं तो। विवेक जैन जी गौर जामा ये अभी विवेक जी नहीं जुड़े जी। मंदिर में। महेश कुमार जी, जी महेश जी, महेश कुमार जी, जी मीरा महेश जी गड्ढा। आप अनम्यूट करें अपने आप को। जय महेश जिनेंद्र मुंडा जी। जय जिनेंद्र जी सर। जी जी, जय जिनेंद्र, स्वागत है। मैं पारस विद्या योजना ग्रुप 1 से हूँ। पारस विद्या योजना से शिक्षक, सहायक शिक्षक का कार्य कर रहा हूँ अभी। जी। और जैन शिक्षा समृद्धि को तहे दिल से धन्यवाद जो हमें लघु कथा बोलने के लिए मौका दिया है। शीर्षक है एक बेटी और पिता का। जी। पिता न्यू कार लिए हुए रहते हैं, तो न्यू कार को पिता धोते हैं। जब धोते हैं गाड़ी को, उसी समय उसकी बेटी दौड़े दौड़े आता है और एक गिट्टी उठाती है और कुछ खरोचने लगती है आगे बॉडी में। तो जो पिता है, जब देखती है कि बेटी खरोच रही है कुछ, तो गुस्सा आ जाता है। ऑटोमेटिक हम लोग के साथ भी ऐसे ही होता है। जैसे कुछ नया फोन या कोई भी नया चीज लेते हैं, तो जब हमारा बेटा या बेटी उसको छूता है, तो बेटा बेटी को ध्यान छोड़कर सामानों को जो क्षति पहुंचता है उन पर गुस्सा होने के कारण से बेटी को डांटने लगते हैं। सेम उसी तरह उसका पापा जो है, पिता, बेटी को मारता है उंगली में। मारते हैं तो उंगली उसका टूट जाता है। उसके बाद वो उठाते हैं तुरंत और उसको हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं बेटी को। जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो हॉस्पिटल में बहुत ही मासूमियत से उसकी बेटी अपने पिता को पूछता है कि पापा, ये मेरा हाथ उंगली कितने दिन में ठीक हो जाएगा? तो पापा बोलते हैं 2-4 दिन लगेगा, ठीक हो जाएगा। फिर उसको अपने घर लेकर आते हैं बेटी को, और पछताने लगते हैं, जैसे हम लोग पछतावा होता है कि थोड़ी सी गलती के कारण से मैं अपने बेटी को मारा, जिसका हाथ उंगली टूट गया। फिर वह जोर से जाता वहां दौड़ के जाता है अपने गाड़ी के पास, और गाड़ी के पास अपना गुस्सा पूरा उतार देता है, जिस तरह से हम लोग उतारते हैं कि आज मैं अपनी बेटी को मारा हूँ तो सिर्फ इस गाड़ी के ही चलते। तो अपने हाथ से जोर से धड़ाम से मारता है बॉडी में और बोलता है मैं इसी गाड़ी के चक्कर में मैं अपना बेटी को आज मैं मारा हूँ। फिर अचानक जब वहां पर साफ मारता है धड़ाम से, फिर उठाता हाथ ऐसे ही, तो देखता है उसमें कि उसका बेटी जो है सो खरोच नहीं रही थी, उसमें लिख रहा था कि आई लव यू पापा। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हमें भी अपना बेटी और बेटा के जो कोई भी कारण से गुस्सा तुरंत नहीं होना चाहिए सामानों के चलते, क्योंकि हमारा सामान जैसे गाड़ी घोड़ा या कोई भी मोबाइल हो, वो हमारा बेटा बेटी से बढ़कर नहीं है। जी धन्यवाद। महेश जी, बहुत बहुत बढ़िया। और आपने एक बार फिर से बताया कि जो फिजिकल थिंग्स हैं उससे इम्पोर्टेंट हमारे रिश्ते होते हैं। जो भी इस दुनिया में सामान है, जो भी चीजें हैं, उससे बेहतर हमारे रिश्ते होते हैं, उनको संभाल कर रखना चाहिए। सामान तो फिर भी आ जाता है, रिश्ते बिखर जाए तो वापस नहीं बनते। बहुत नहीं। बहुत सुंदर आपकी कहानी की सीख है महेश जी। और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में जी। सावित्री कुमारी जी हमारे साथ हैं जयनगर से। जी सावित्री जी आप अनम्यूट करें। सर, जी जी सावित्री, मेरा नाम सावित्री कुमारी जयनगर से हूँ और पारस विद्या योजना ग्रुप 2 से हूँ। जी मेरा आज का टॉपिक है लघु कथा। बैल और सियार के बारे में। एक बैल था, जब वह बूढ़ा हो गया तो उसका मालिक ने जंगल में छोड़ दिया था।
तो लेकिन बैल बहुत समझदार था। अपने मालिक को जाने के बाद जंगल में अपने रहने खाने की सुरक्षा बंदोबस्त करने जी। तो बैल को एक तालाब मिला और वहां पर घास और पौधे, छोटे छोटे पौधे भी थे, पानी भी थे और वहीं रहने लगे, क्योंकि वहां रहने के साथ साथ भोजन की सुविधा था। सुख शांति और आराम भी मिलने लगा। तब उसका मालिक आया और बोला कि बैल से कि अब तुम बूढ़ा हो गया है, अब तुमको हम नहीं रखेंगे, अब हम सियार को रखेंगे। तो इसलिए बूढ़ा बैल जब बूढ़ा हो जाता है तो उसको घर से नहीं निकालना चाहिए। जी सावित्री जी, यस सर। पूरी हो गई है आपकी कहानी? यस सर। जी जी, चलिए सावित्री, बहुत बढ़िया। थोड़ा कैमरा एडजस्ट हम कर सकते थे और आप बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया। और आपको बधाई, और ऐसे ही और बेहतर तरीके से आप कहानियां सुनाते रहिए बच्चों को। आगे बढ़ते हैं जी। शोभा जैन जी, छतरपुर, काफी समय से इंतजार करते हो अपनी बारी का। जी शोभा जी, स्वागत है। सभी को जय जिनेंद्र। जी। दो शब्द कहना चाहूंगी विजय जी के लिए, जिनने हम सबको जोड़ के रखा, जिसके कारण हम सब लोग आज मिल पाते हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर काफिले मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जी। ये कारवां और बड़ा होता जा रहा है और इस वर्ष और भी बड़ा हो जाएगा जी। हाँ सर, बहुत अच्छा लगता है इतने दिन बाद आप सबसे मिले तो। ठीक है, मैं अपनी कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। एक गांव में एक बालक रहता था। वो पढ़ने बनारस गया। बनारस से जब वो पढ़ाई पूरी करके लौटा तो उसकी शादी हो गई। शादी के बाद उसकी पत्नी ने एक दिन उससे पूछा कि भाई मुझे ये बताओ कि आपने सारा कुछ पुराण शास्त्र सब पढ़े, तो मुझे बस इतना बता दो कि पाप का बाप कौन है। वो सोचने लगा, पाप का बाप कौन होता होगा, ये तो कहीं नहीं पढ़ा, किसी पुस्तक में नहीं आया। तो उसने कहा कि ये मुझे नहीं मालूम, तुम बता दो। उन्होंने कहा कि अरे मैं क्यों बताऊं, जहां से पढ़ा है वहीं जाके फिर से पढ़ के आओ। कहा ठीक है। वो घर से निकल पड़ा। जाते जाते रास्ते में उसे एक वेश्या मिली। उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बनारस में पढ़ता था और वहां से पढ़ के आया, पर मेरी पत्नी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसने कहा क्या है। उन्होंने बताया कि पाप का बाप कौन है। वेश्या ने कहा अरे इतनी सी चीज, अरे ये तो हम ही बता देंगे आपको। तो उसने कहा ठीक है फिर बता दीजिए। तो बोले अरे यहाँ क्यों, आप घर चलिए, आराम से बैठिए, वहीं बैठ के बात करेंगे और वहीं हम आपको बता देंगे। उसने कहा कि मैं आपके घर कैसे जाऊंगा, मैं पंडित हूँ और आप मतलब वेश्या हैं, तो लोग क्या कहेंगे। तो बोले कौन किसको देख रहा पंडित जी, आप तो चलिए, आराम से बैठिए, ये लीजिए 100 स्वर्ण मुद्राएं, यहाँ आपको कोई नहीं देख रहा। पंडित जी को लगा कि बात तो सही है, मुझे तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है। उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं ले ली और वो उसके घर चले गए। फिर जाके उन्होंने यही कहा कि भाई अब आप बता दीजिए मेरे प्रश्न का उत्तर। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी ऐसी जल्दी क्या है आपको, थोड़ा सा बैठिए, कुछ खा भी लीजिए, उसके बाद हम आपको उत्तर दे देंगे। तो उन्होंने कहा कैसी बातें करती हो, पागल हो गई हो, मैं आपके घर में खाना खाऊंगा। कहा पंडित जी आप बिल्कुल मत सोचिए, लीजिए ये 100 स्वर्ण मुद्राएं और ले लीजिए, बस खाना खा लीजिए। पंडित जी ने भी सोचा चलो, निकले थे, कुछ मिल ही रहा है, चलो खा ही लेते हैं। उसने बनाया और वो पंडित जी ने जैसे ही भोजन करने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो बोली पंडित जी बस एक ग्रास मेरे हाथ से खा लीजिए। तो उन्होंने कहा अब तुम सच में ज्यादा कह रही हो, मैं अगर तुम्हारे हाथ से खाऊंगा तो मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो उसने कहा पंडित जी कौन नरक जानता, कौन स्वर्ग, कोई कुछ नहीं देखता, जो वर्तमान में जिंदगी है उसे ही जियो, आप खा लो, मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं और दूंगी आपको। पंडित जी को लगा चलो ये ठीक है, एक ग्लास खाने से कौन सा धर्म चला जाएगा, मैं बाद में भी कर लूंगा धर्म। और पंडित जी ने उसके मतलब मुंह खोला कि मेरे मुंह में ग्लास डालेगी। उसने हाथ बढ़ाया और ग्लास ना देके पंडित जी के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। पंडित जी ने कहा ये क्या किया।
तो उसने कहा पंडित जी ये आपके प्रश्न का उत्तर है। लोभ पाप का बाप होता है। हम उस लोभ में फंसते फंसते आप कहां से कहां आ गए। आप ब्राह्मण और मैं वेश्या, लेकिन आपने सारी शर्तें स्वीकार की सिर्फ कुछ पैसों के लिए। तो यही कहना चाहूंगी कि हम भी अपने जीवन को कहीं ऐसे लोभ में फंस के कि हमें जहां से लाभ मिल रहा वहां हम अपने को गिराते जाएं, ऐसा ना करें और अपना ध्यान रखें। और सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत बढ़िया शोभा जी, बहुत बढ़िया प्रस्तुति और बहुत बढ़िया शिक्षा। एक गलत फैसला आपकी जिंदगी की दिशा और दशा को बदल देता है और एक सही फैसला कहीं और ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो बस वही हमें ध्यान रखना है, उसी फैसले को हमें ध्यान से लेना है। बहुत बढ़िया शोभा जी, आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद। तो बाकी हमारे साथ कृतिका जी, मोहित जी और विवेक जैन जी, 3 लोग बचे हुए हैं। अगर उपस्थित हैं तो हम आमंत्रित करना चाहेंगे। जी, अभी सारे तीनों ज्वाइन नहीं है जी, मतलब ये तीनों अभी ज्वाइन नहीं है। तीनों मोहित नहीं जी है का ज्वाइन। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, विवेक जी, जी अभी मान करेंगे। विवेक जी भी नहीं है और कृतिका जी भी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं अभी। चलिए, जब तक ये लोग ज्वाइन करेंगे हम तब तक अपने कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। नीरज जी, अगर बीच में तीनों में ज्वाइन करेंगे तो आप बताइएगा, उन्हें भी मौका देंगे। तब तक हम जो हमने बातें की थी कि हम कुछ सीखेंगे और कुछ हम लोग बातें करेंगे इस विषय में कि ये विधा है क्या, ये कला है क्या, ये रचना कैसे करनी चाहिए, ये हमें लिखना कैसे चाहिए, वो हम जरूर बात करना चाहेंगे। अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे अवश्य ही। ये जो बात कर रहे हैं हम पोइट्री की, पोएम की या काव्य की, या हम बात कर रहे हैं गद्य की या कहानी की, है ना, ये है क्या? ये या तो जैसे अभी अभिनंदन जी ने अपना एक वृत्तांत सुनाया, उनके जीवन में कुछ घटित हुआ, ये उन्होंने अपने शब्दों में हमें प्रस्तुत किया, या फिर हमारे मन के अंदर कुछ भाव आ रहे हैं जो हमें प्रेरित कर रहे हैं या बहुत उत्प्रेरित कर रहे हैं, या अंदर से कई बार कुंठा महसूस हो रही है या कई बार बहुत उत्साह महसूस हो रहा है ना। तो ये सारे जो भावनाएं हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे अंदर चल रहा है, वो हम बाहर निकाल के लाते हैं शब्दों के माध्यम से। हम क्या करते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं लिखने की, हम फेस एक्सप्रेशन से तो दिखा सकते हैं हमारी मन स्थिति क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, कैसा है, लेकिन उसको और लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है शब्द। तो ये जो शब्द हैं, ये कभी कभी गूंथे जाते हैं काव्य के रूप में, पोइट्री के रूप में, है ना, जो कविता पाठन आपने किया। कभी गूंथे जाते हैं, कभी शब्दों को गूंथा जाता है गद्य के माध्यम से या कहानी के माध्यम से। तो ये जो माध्यम है, ये हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को या हमारे संस्मरणों को, हमारे जो हमारे साथ घटित हुआ है उसको लोगों तक पहुंचाने का माध्यम। तो सबसे इम्पोर्टेंट जब लिखते समय ना, सबसे जो बेहतरीन जो चीज होती है, जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो इसका बेस है, वो होती है उस समय की परिस्थिति, काल जो चल रहा है। जैसे अभिनंदन जी ने अभी बताया कि मैं एक ट्रेन के अंदर गया, तो एक माहौल बना, एक एनवायरनमेंट बना जिसके अंदर दिखा कि हम ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहे हैं। तो हम सभी ना उस ट्रेन के अंदर जुड़ गए। अब हम उस काल, देश काल या समय या स्थान में जुड़ गए कि अब जो कहानी चलेगी वो ट्रेन के अंदर चलेगी। जैसे हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, थोड़ा सा कुछ आपको 2 लाइनें 4 लाइनें सुनाते हैं। एक समय की बात है, जैसे ही हम ये बोला तो हम पीछे जाना शुरू करेंगे कि ओ अच्छा, कोई पास्ट यानी भूतकाल या कोई ऐसी कहानी सुनाई जा रही है जो कभी घटित हुआ, है ना। जैसे बच्चों को हम बताते हैं कि बच्चों पता है एक समय की बात है, एक बार ऐसा हुआ, तो हम सोचते हैं कि कुछ ऐसी बात बताएंगे जिसमें या तो कोई राजा होगा या कोई व्यक्ति होगा जिसने कुछ किया है ना। तो ये क्या हुआ, हमने देश काल या परिस्थिति को हमने बताया। तो हम एक कहानी छोटी सी आपके सामने अभी हम सोच रहे हैं बिल्कुल लाइव, और अभी हमने कुछ लिखा नहीं है बट आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप आशा करते हैं आप सब जुड़िएगा और आनंद उठाइएगा इस परिस्थिति का और इस कहानी का। एक समय की बात है, 2 मित्र होते हैं। एक समय की बात है, 2 मित्र होते हैं, 2 बहुत प्रिय मित्र होते हैं, बहुत गाढ़े मित्र होते हैं, बचपन के मित्र होते हैं। कैसे मित्र होते हैं? बचपन के, गाढ़े, है ना, बहुत ही पक्के वाले मित्र होते हैं।
तो एक बार वो बैठे हैं दोनों, एक का नाम मोहन, एक का नाम सोहन, रख लेते हैं। एक का नाम मोहन, एक का नाम सोहन। तो मोहन बोला सोहन से कि मित्र बहुत दिन हो गए, कुछ करना है। सोहन बोला मोहन से, हाँ मित्र बहुत दिन हो गए, कुछ करना है। तो मोहन बोला सोहन से कि हाँ चलो कुछ करते हैं। तो सोहन बोला मोहन से, हाँ चलो कुछ करते हैं। तो ऐसा बोलते बोलते दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। मोहन और सोहन जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। तो जंगल कैसा? जंगल है विशाल, जंगल है घना, जंगल है बहुत ही विशाल। बड़े बड़े पेड़, बड़ी बड़ी जटाएं उन पेड़ों की निकली हुई हैं। बड़े बड़े पेड़ जिसमें बहुत बड़े बड़े फल लगे हुए हैं, बड़े बड़े पेड़ जिनमें बहुत बड़े बड़े पत्ते लगे हुए हैं, बड़े बड़े पेड़ जिसकी बहुत बड़ी बड़ी जटाएं हैं। विशाल पेड़, 1000 साल पुराने पेड़। कैसे पेड़? बड़े बड़े पेड़। कैसे पेड़? बड़े बड़े पेड़। हाँ, कैसे पत्ते? बड़े बड़े पत्ते। कैसे फल? बड़े बड़े फल, है ना। जटाएं लंबी लंबी। तो कैसे पेड़? बहुत बड़े पेड़। कैसा जंगल? बहुत घना जंगल। तो चले मोहन सोहन इस जंगल में, लगे डर दोनों को। बोले मोहन भाई आ गए हम जंगल में, क्या करें अब? सोहन भाई, मोहन भाई क्या करें अब? सोहन बोला मोहन से, मोहन बोला सोहन से, क्या करें अब? बोले अब आई गए हैं तो चलते हैं इस जंगल में। तो चलते चलते जंगल में उन्हें दिखी एक कुटिया। कैसी कुटिया? उन्हें दिखी एक कुटिया, फूलों पत्तों से बनी एक कुटिया। दिखी कुटिया जो फूलों पत्तों से ढकी हुई और घास फूस से बनी हुई। उस कुटिया के बाहर थी एक गैया। उस कुटिया के बाहर थी एक गैया, सफेद रंग की गैया। उसका एक प्यारा सा बछड़ा, छोटा सा बछड़ा। जब दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये कहानी है बहुत प्यारी सी, ये तो बड़ी अच्छी कहानी है। मोहन भाई, सोहन भाई, सुना रहा कौन है ये, गढ़ रहा कौन है ये, हमें तो पता ही नहीं चला इसका। तो जब ये कुटिया के अंदर पहुंचे तो वहां मिले एक साधु बाबा। कुटिया के अंदर पहुंचे तो मिले एक साधु बाबा जो बैठे थे और बोले आओ सोहन, आओ मोहन, मैंने ही लिखी ये कहानी है, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। देखो गैया कितनी सुंदर है, देखो घना ये जंगल है, कुछ करना है तुमको तो आओ इस जंगल को साफ करें और यहाँ एक बढ़िया सा एक मकान बनाएं, तुम यहीं रहो और आनंद उठाओ। तो कैसी लगी कहानी बताइए? मना कुछ आनंद आया सभी को? जी। तो अभी क्या है, अगर हम इस कहानी की बात करें, इस कहानी को सुनाने का जो तरीका है उसमें बार बार रिपीट कर रहे हैं हम चीजों को, बार बार हम एम्फसाइज कर रहे हैं, बार बार हम ये रेखांकित कर रहे हैं कि क्या है। तो बच्चों के अंदर ना ये कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए, उनको बार बार उनके जो ब्रेन है, उनका जो दिमाग है वो सोचने के लिए ना प्रेरित हो, है ना। तो वो हमें शब्द देने होते हैं, वो हमें बातें बनानी होती है, वो हमें माहौल क्रिएट करना होता है, बनाना होता है एक माहौल, है ना। तो ये जब माहौल हम बना रहे होते हैं तो बच्चे ना उस भाव में बह जाते हैं और कुछ ना कुछ नई क्रिएटिविटी। अब देखिए अभी कहानी सुनाओगे, ये कहानी सुनने के बाद उन बच्चों को लगेगा कि वाह हम भी लिख सकते हैं, तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें क्या किया हमने? एक परिस्थिति बनाई, हमने कुछ एक स्थान निश्चित किया, हमने दो पात्र बनाए, सोहन और मोहन। दोनों की मित्रता कैसी थी बताइए? कौन बताएगा कैसी थी मित्रता सोहन और मोहन की? घनिष्ठ, बहुत घना था। बहुत घनी, बहुत घनिष्ठ। तो याद हो गया ना। तो ये जो हमारे जो कहानी सुनाने का तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को, अब अभी आप देखिए ये जो हमने अभी बोला, इसमें कहीं ना कहीं हमने पोएट्री भी थोड़ी सी मिक्स करने की कोशिश की, है ना, गद्य को पद्य के साथ भी मिलाने की कोशिश की, है ना। तो ये कहने का तरीका बहुत ऐसा इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि मजा आ जाए कि बस सुने वाह, ये जो क्लास है ना, जो हमारे टीचर आए हैं ये ना बहुत बढ़िया तरीके से ना प्रेजेंट करेंगे, बताएंगे, मजा आएगा। तो उत्सुक रहने चाहिए बोल बच्चे। जी। बीच में मालती जी कुछ रिक्वेस्ट कर रही। जी मालती जी क्या कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? जी मालती जी। सर हम नहीं बोल सकते सर, मेरा कहानी हम भी तो भेजे थे। जी मेरा बोलने का मौका नहीं मिला सर। मेरा नाम आप भी कहानी सुनाना चाहते हैं, आप सुना सकते हैं, स्वागत है आपका। जी सावित्री जैन जी। मालती जी, आपका नाम मालती जी है? जी स्वागत। जी सर मैं मालती कुमारी बरमासिया से, और ग्रुप 2 में मैं प्रतिचन ली हूँ।
और मेरा टॉपिक था 2 जुड़े पंछी के बारे में। एक पेड़ में 2 पंछी जुड़े रहते थे, उनका नाम था सुपंखी और सुकंठी। और एक दिन बहुत तेज आंधी चलने के कारण से दोनों पंछी बिछड़ गए और दोनों पंछी अलग अलग जगह जाके गिर पड़ा। ये वो ऋषि मुनि के कुटियों में जाके गिरा और दूसरा चोरों के बस्ती में जाके गिरा। सुपंखी ऋषि मुनि के कुटियों में जाके गिरा। वह ऋषि मुनि लोगों के जैसा व्यवहार करने को सीख गया और सुकंठी चोरों के बस्ती में जाके गिरा तो चोरों लोगों के जैसा व्यवहार करने को सीख गया। एक दिन का बात है, एक राजा उसी रास्ता में गुजर रहा था तो एक पेड़ के नीचे वह आराम करने लगा। तभी उसे वो एक पेड़ से आवाज सुनाई दी कि देखो राजा जा रहा है, यहाँ ठहरा हुआ, इसका गले में बहुत सा हीरे मोती है, लूट लो लूट लो। तो राजा इधर उधर ताकने लगा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर बहुत तेजी से देखा तो उसे एक पंछी दिखाई दिया। वह सोचने लगा और हैरान में पड़ गया और उसका मन में डर भी आ गया और वह वहां से उठ के चलने लगा। धीरे धीरे चलते चलते वह ऋषि मुनि के गुफा में जाके बैठा तो दूसरा पंछी बोला कि राजा बैठिए, मैं आपके लिए ठंडा पानी ला रहा हूँ। तो राजा फिर हैरान हो गया और इधर उधर ताकने लगा। तभी उसे एक पंछी दिखाई फिर दिया तो बोला कि थोड़ा देर पहले मुझे एक पंछी और ऐसे ही मिला था, वह बहुत डरावना बातें हो रहा था और यही पंछी यहाँ पे स्वागत कर रहा है। तो राजा सोचने लगा। तभी सुपंखी बोला कि राजा क्या सोच रहे हैं। तो राजा बोला कि तुम्हारे जैसा पंछी मुझे और आगे मिला था, वह बहुत बोल रहा था कि लूट लो लूट लो, राजा देखो जा रहा है। तो सुपंखी के आंख में आंसू गया और बोलने लगा कि वह मेरा जुड़वा भाई था। एक दिन बहुत तेज आंधी चलने के कारण से हम दोनों भाई बिछड़ गए और अलग अलग जगह जाके गिरे। हम ऋषि मुनि के कुटियों में आके गिरे और ऋषि मुनि के जैसा व्यवहार करने को सीख गए हैं और वो उस चोरों के बस्ती में जाके गिरा तो चोरों के जैसा व्यवहार करने से सीख गया। इस कहानी से हमें आज सीख मिलता है कि हम जिसका साथ रहेंगे वैसा व्यवहार करने को मिलेगा। अगर हम अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो अच्छा व्यवहार कर सकते हैं और अगर हम बुरे लोग के साथ रहेंगे तो बुरा आदमी बन जाएगा और हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। जय जिनेंद्र जी, बहुत बढ़िया मालती जी। और शिक्षा सही है बिल्कुल, संगति का असर, जैसी संगति वैसी गति। तो अपनी संगति, अपना साथ हमें ध्यान रखना चाहिए, हम कैसे लोगों के साथ कैसे माहौल में रहते हैं उसी प्रकार हम बनते जाते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आपने प्रस्तुति करी मालती जी। तो अभी हमारे और मित्र शायद नहीं जुड़ पाए हैं तो हम आगे बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को। और इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, हम बात कर रहे थे अभी हम कहानी लेखन कैसे करना चाहिए, कहानी प्रस्तुति किस प्रकार करनी चाहिए। आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे कि कहानी को लिखना कैसे है, उसका आधार क्या होना चाहिए, उसकी आत्मा क्या होनी चाहिए और उसको किस तरह प्रस्तुत करना चाहिए। अभी हम बात करें काव्य पठन की या काव्य लेखन की। तो काव्य लेखन में भी सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो यही है कि जो हम भावनाएं देना चाह रहे हैं, जो हम भावनाओं को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उनको किस तरीके से हम गूंथ रहे हैं, उनको किस तरीके से लिख रहे हैं या उसको किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है ना। एक मीटर होता है इन सब चीज़ों का कि उस मीटर के अंदर होना चाहिए, तुकबंदी नहीं होनी चाहिए कि एक के साथ एक चीज़ों को मिला दिया तो हमारी कविता बन गई है। उसका भावार्थ होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कुछ भाव छिपे होने चाहिए जिसका कोई मतलब निकल कर आ रहा है। तो अगर कोई मित्र है जो साझा करना चाहें कि कैसे कविता लेखन कर सकते हैं तो अब हम जरूर उनको आमंत्रित करना चाहेंगे, अगर अपना पॉइंट कोई रखना चाहे, अपनी बात रखना चाहें। जी सर, हम बोलेंगे सर। हाँ जी बिल्कुल, स्वागत। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। आप एकदम कभी पुकार नहीं रहे हैं, देख रहे हैं सभी का नाम ले रहे हैं। जी सही था, स्वागत है आपका जी। हम सोचे मेरा तबीयत खराब है तो कोई नहीं मुझे याद कर रहे हैं। नहीं, ऐसे कैसे भूल जाएंगे, सब पूरा परिवार है जी। बताइए।
यही मैं सोने की चिड़िया लघु पाठ में मैं तैयार की हूँ। जी तो जैसे एक राजा था और उसका एक बगीचा था, तो उसका 3 पुत्र थे राजा जी के। तो क्या हुआ कि बगीचा में आम का पेड़ लगाए थे, तो क्या हुआ कि उसका आम बहुत अच्छा, बहुत फला था। तो राजा ने बोला, अपना अपना मतलब तीनों बेटा को बोला कि एक एक दिन तीनों को बोले कि जा बगीचा, मतलब बोले उन लोग भेजने कि जैसे आम चोरी हो जाता था, तो उनको सबसे पहले बड़ा बेटा को भेजा। तो फिर भी दिन भर किसी तरह रहा, रात बीता, तो आधी रात में उसका गहरा नींद हो गया। तो फिर भी आम एक चोरी हो गया। तो फिर दूसरा बेटा दूसरा दिन भेजा, तो दूसरा आम फिर उसी तरह चोरी हो गया। तो तीसरा बेटा को भेजा, तीसरा आम ये। तो तीसरा बेटा सोचा कि कैसे आम कौन ले जा रहा है, कौन चोरी करने आ रहा है बगीचा में, पता नहीं चल रहा है कि चोर है ना कोई पंछी खा रहा है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है। जी तो तीसरा बेटा मतलब नहीं सोया, और रात दिन जगा रहा। तो रात में एक सोने की चिड़िया जैसे उसको पेड़ में दिखाई पड़ा। तो सोने की चिड़िया आम को पूरा मतलब खा रहा था। तो देखा कि ये पंछी नहीं, ये पंछी है, तो ये सोने की चिड़िया जैसा दिख रही है। तो फिर पंछी को जैसे मारने जैसे कोई चीज हाथ में जुगाड़ देखा ना, तो कि मारेंगे, तो देखा कि सोने के पंछी है। तो फिर उसने वहां अपना घर आके लौटा और बोला कि ये राजा को बोले कि ये सोने की चिड़िया है, उसको मारूं कैसे मैं। तो अपने राजा को बोले कि देखो, मैं गांव का राजा, मैं गांव को संभाल रहा हूँ, और 3 मेरा पुत्र है और एक बगीचा है। तू बगीचा नहीं संभाला है, तू वहां कैसे संभालेगा जब ये वो सोने का पंछी नहीं पकड़ पा रहा है, आम को बगीचा नहीं देख पा रहा है। तो तू मेरा जैसा राजा बन के तू अपना गांव कैसे संभालेगा। तो इसी तरह तीनों बेटों को एक जगह इकट्ठा करके और तीनों को समझाने लगा। इतना ही मैं तैयार की हूँ। धन्यवाद, मेरा तबीयत खराब हो जाने के कारण। जी जी तो इसे बहुत में बढ़िया यही इसमें सुनीता जी। सीख आपने मिली। आपने तबीयत ठीक रखी है, अपना स्वास्थ्य ठीक रखी है और आपने प्रयास किया, ये भी मेरा बहुत तबीयत बहुत बहुत खराब है, बढ़िया, इसलिए बधाई मैं के तैयार पात्र हैं। जी बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप प्रोत्साहित करते रहिए, बच्चों को उत्साहित करते रहिए और ऐसी कहानियां बना के सुनाते रहिए। थैंक यू। जी जी और कोई मित्र हैं हमारे? नीरज जी? जी विनय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तभी जी बिना कुछ बोल रहा है आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कविता को कैसे सुनाना है, हमारी भाव भंगिमाएं किस तरह होनी चाहिए, किस तरह आवाज होनी चाहिए, थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल जरूर देना चाहेंगे। तो ये बहुत फेमस पोएम है और शायद सभी ने सुनी होगी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। और हमारी बहुत फेवरेट है एक्चुअली। जब भी हमें लगता है कि जीवन में और क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो हम ये कविता जरूर पढ़ते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी, तो ये जो कविता है, कविता पाठ है, कविता पाठन इसी उत्साह जोश के साथ होना चाहिए और इसी के साथ होना चाहिए कि लोग सब जुड़ जाएं। इसका जो भावार्थ है वो निकल कर यही आ रहा है कि जो भी प्रयास हम कर रहे हैं, हम हर बार बेहतर होते हैं, हर बार बेहतर होते हैं और हर बार बढ़ते हैं, अगले लेवल पर पहुंचते जाते हैं ना। तो इसलिए कोशिश 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 करते रहिए जब तक सफलता ना मिल जाए, जब तक आपका एम आपको हासिल ना हो जाए। इंपॉर्टेंट है एम बनाना, सबसे पहले अपना गोल बनाना, अपना लक्ष्य निर्धारित करना, और जब तक वो ना मिल जाए लगातार प्रयास 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 करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए और सफलता निश्चित है, ये गारंटी है। तो इन्हीं बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और ये कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करने के लिए हम नीरज जी को आमंत्रित करेंगे कि वो कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहते हैं। कुछ बहुत ही बढ़िया हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है और जेएसएस की ओर से वो साझा करेंगे। तब तक हम उसके बाद हम विजेता और रिजल्ट की घोषणा करेंगे। जी नीरज जी, स्वागत है आपका। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत नीरज धन्यवाद। जी, और आवाज जा रही है? हाँ विनय जी, आपकी आवाज आ रही है, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? जी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, रखिए आप अपनी बात। सभी आप सभी इस ग्रुप में जुड़े, आज के वेबिनार में जितने भी जुड़े हैं सभी को नमस्कार, जय जिनेंद्र। आज के जो भी टॉपिक थे, काव्य कथा, जो टॉपिक था उन्हें सबने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, सबका बहुत अच्छा रहा। तो हम लोग जब हमको भी बचपन में जब हम लोग स्कूल जाते थे, हम लोग शिक्षक एक बात हमेशा हम लोग को बताते थे कि एक राजा के पास एक तोता हुआ करता था। तो वो तोता को सिखाता था रोज रोज, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। रोज ये बातें बताता था। हर दिन वो तोता रट लिया था इसको। और एक दिन क्या हुआ, इसी बीच में राजा कहीं गांव भ्रमण के लिए गया था, तो इसी बीच में शिकारी आया, दाना डाला और तोता जा करके उसमें फंस गया। और फंसा हुआ तोता भी यही रट लगाए बोल रहा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। और तोता फंसा हुआ ऑलरेडी है और इस बात को बता रहा है। तो इस कहानी से भाव इसका ये है कि किसी भी काम को, जब हम किसी काम को करते हैं तो उसका भाव समझ लेना चाहिए व्यक्ति को कि ये काम हमको किस दिशा में ले जाएगा, ये जो कार्य हम कर रहे हैं उससे हमारा फायदा होगा या मतलब समाज को फायदा होगा या किसको फायदा होगा या नुकसान होगा। इस भाव को सोचकर ही कोई काम करना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा और हमारे अंदर इस तरह की प्रवृत्ति बनेगी कि जो है हम अच्छे बनेंगे कि बुरे बनेंगे, और ये हम अपने में कल्पना कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि सभी प्रश्नार्थी जितने भी पारस विद्या योजना मधुबन से के आसपास जुड़े हैं, वो अपने जो भी छोटी मोटी रचनाएं आप करते हैं इस तरह के ग्रुप में हमेशा जुड़े और जैन शिक्षा समृद्धि का जो ये श्रृंखला है उसको बढ़ाने में हमारा सहयोग करें और जैन शिक्षा समृद्धि को और आगे बढ़ाने में सबका सहयोग करें। नहीं कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। सबको पुनः जय जिनेंद्र। जी धन्यवाद विनय जी, आपने लघु कथा के माध्यम से विवेकपूर्ण कार्य करने का संदेश हमारे बीच रखा है। और इसी क्रम को अपने कार्यक्रम के क्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले जितने भी प्रशिक्षणार्थी जिन्होंने आज की इस गोष्ठी 13 में काव्य पठन एवं लघु कथा में भाग लिया है, अपनी प्रस्तुति दी है, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने
बेहतर से बेहतर प्रस्तुति की है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और एक विशेष सूचना से हम आपके लिए अवगत करा दें कि ज्ञान और कौशल दोनों क्षेत्रों में हमारी संस्था आप सभी के लिए अवसर प्रदान करती है। ज्ञान के क्षेत्र में प्रशिक्षण बराबर चल ही रहे हैं और कौशल के क्षेत्र में हॉबी क्लास की भी शुरुआत हमारी संस्था बहुत जल्द कर रही है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन और प्रक्रिया उसकी बराबर अभी चालू है। कौशल से हम आपके लिए अवगत करा दें कि इसमें आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, एंकरिंग, डिबेट एवं सिंगिंग जैसी हॉबी की क्लासेस चलती हैं। कौशल प्रत्येक व्यक्ति में होना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए क्योंकि वो आपका एडिशनल ज्ञान है। आपके प्रभावी व्यक्तित्व के लिए यदि आपके पास कोई नया कौशल है, नई स्किल है, तो आपका एक प्रभावी व्यक्तित्व रहेगा। उसके लिए जो स्किल आपके पास रहती है, तो वो आप उसको एक प्रोफेशनल भी बना सकते हैं, या प्रोफेशनल के साथ साथ आप बच्चों को सिखाएंगे और खुद सीखेंगे। तो इससे आपका सोर्स ऑफ इनकम का भी स्रोत बनेगा। तो ये अवसर संस्था आपके लिए दे रही है और उसके कुछ नियम हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप सभी के लिए भेजे गए हैं। तो आप सभी इस श्रृंखला से जरूर जुड़ें। हर कम से कम एक स्किल हर व्यक्ति में होना जरूरी है, चाहे वो एंकरिंग की हो, सिंगिंग की हो, ड्राइंग पेंटिंग की हो, आर्ट एंड क्राफ्ट की हो। क्योंकि आज जो वर्तमान समय में क्रेज है या डिमांड है, वो शिक्षा और ज्ञान के साथ साथ स्किल की भी है। जी नीरज जी, बहुत बढ़िया नीरज जी ने बात कही। और सॉरी, हम बीच में बोल रहे हैं, एक्चुअली समय की मर्यादा है, समय पूर्ण हो रहा है। नीरज जी अब कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि हॉबी क्लासेस जो आती हैं ये हमें जीवन में बहुत आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। शोभा जी भी यहाँ बैठी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखी हैं और बच्चों को सिखा रही हैं। तो शोभा जी से भी बात कर सकते हैं। और आप हॉबी क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन आज अवश्य कराएं, ये बहुत सुंदर मौका मिल रहा है नई नई विधा कला सीखने का। और आप अपने पर्सनल लाइफ में भी फायदा उठा सकते हैं, बच्चों को भी फायदा उठा सकते हैं, बच्चों को फायदा पहुंचा सकते हैं, और आपका इनकम भी बढ़ेगी हर तरीके से और स्किल्स भी बढ़ेंगी। तो समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम बहुत उत्साहित भी हैं एक्चुअली यहाँ पर विजेताओं की घोषणा करते हुए। तो हम सबसे पहले पोएम काव्य पठन में जो विजेता हैं उनकी घोषणा करेंगे और तृतीय से प्रथम की ओर बढ़ेंगे, थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ाएंगे। तो थर्ड पोजीशन पोएम में थर्ड पोजीशन है रक्षा शुक्ला जी की। उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है और उनको जेएसएस की ओर से लोक व्यवहार पुस्तक डेल कार्नेगी द्वारा लिखित प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है, लोक व्यवहार की कला, लोक व्यवहार, ये आपको दी जाएगी पुरस्कार स्वरूप। जी बधाई हो रक्षा जी। आगे बढ़ते हैं। पोएम में काव्य पठन में द्वितीय बहुत ही इसमें बहुत ही टफ रहा है हमारे लिए सारा करना, और इसमें दो लोगों ने एक्चुअली जॉइंटली सेकंड पोजीशन पर हैं, जिसमें संकल्प जैन जी हैं और आकांक्षा जैन बराइठा। संकल्प जैन जी और आकांक्षा जैन जी, आप दोनों द्वितीय स्थान प्राप्त करते हैं पोएम काव्य पठन में। और आपको सबसे मुश्किल काम पहले पुस्तक पुरस्कार स्वरूप मिलेगी।
और ये बहुत ही सबसे बढ़िया ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी हुई बहुत ही इफेक्टिव बुक है। ये पढ़िएगा आप और अपने जीवन में इसका लाभ उठाइएगा। तो आते हैं आखिरी पड़ाव की ओर, और जो प्रथम पुरस्कार काव्य पठन में मिला है वो कौन है, कोई बताना चाहेगा? चलिए हम बता देते हैं, दीपश्री जैन जी। दीपश्री जैन जी, स्वागत है आपका। आपको काव्य पठन के लिए प्रथम पुरस्कार मिलता है, और ये बहुत ही सुंदर पुस्तक जेएसएस की ओर से आपको मिलने वाली है, मैं मन हूँ, मैं मन हूँ। ये बहुत ही इफेक्टिव पुस्तक क्या है। नाम बोले सर? मैं मन हूँ, दीप त्रिवेदी, दीपश्री जैन जी, इनको प्रथम पुरस्कार मिलता है, और ये घोषणा आपके ग्रुप्स में भी कर दी जाएगी। तो मैं मन हूँ दीप त्रिवेदी जी की बहुत बढ़िया पुस्तक है। अपने मन की बातें और उसको कैसे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, इसमें बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले विनर्स की ओर। और जो स्टोरी टेलिंग की बात हम कर रहे थे, लघु कथा पढ़ने की बात कर रहे थे, तो इसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया है 2 लोगों ने। एक्चुअली ये भी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था, इतने सारे लोगों ने इतनी सुंदर प्रस्तुति की है। तो तीसरा स्थान है राहुल जैन जी। राहुल जैन, इनको पुस्तक मिलती है लेखक कैसे बने, लेखक कैसे बने पुस्तक, तृतीय स्थान पर। और इनका साथ दे रही हैं शोभा जैन जी, तृतीय स्थान पर दोबारा से। जी, शोभा जैन जी, छतरपुर, तृतीय स्थान कहानी सुनाने में, लेखक कैसे बने। द्वितीय स्थान पर निशा कुमारी जी हैं, निशा कुमारी जी, सर्वश्रेष्ठ कहानियां, मुंशी प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, ये द्वितीय स्थान मिलता है। और प्रथम स्थान पर रह रहे हैं, प्रथम स्थान लिया है अभिनंदन जी ने, अभिनंदन जैन जी ने। तो अभिनंदन जैन जी को मिरेकल मॉर्निंग, जी अभिनंदन जी, बहुत बहुत बधाई आपको। तो मिरेकल धन्यवाद मॉर्निंग सर। को पुस्तक मिलने वाली है जैन शिक्षा समृद्धि की ओर से। हेल एलरोड इन्होंने लिखा है, और बहुत बढ़िया पुस्तक है। ऐसी 6 आदतें जो सुबह 8 बजे से पहले हम अपना लें तो जीवन बदल जाए। तो ये बहुत ही सुंदर पुस्तकें जेएसएस की ओर से अपना ये ज्ञान बढ़ाने के लिए, ज्ञान वर्धन करने के लिए, और ज्ञान एक दूसरे के साथ बांटने के लिए ये दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर एक गोष्ठी का आयोजन आज आप सबने मिलकर किया। आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से इसमें पार्टिसिपेशन किया, अपनी बातें रखी, अपना अपना जितना भी कला थी, ज्ञान था, आपने सभी ने दिखाया यहाँ पर, और आप सभी बधाई के पात्र हैं। और ऐसी ही सुंदर गोष्ठियों के लिए हम हर महीने मिलते हैं पहले रविवार को। तो आप अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन कीजिए, अपने मित्रों को बोलिए, गोष्ठी में आने के लिए आमंत्रित कीजिए, क्योंकि ये सबसे मिलने का बहुत सुंदर बेहतरीन मौका होता है, एक दूसरे को जानने समझने का बहुत अच्छा मौका होता है। तो अपनी इन्हीं बातों के साथ आप सभी का अभिनंदन फिर से करते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं अगली गोष्ठी के लिए। हम सब उत्सुक हैं, और ये संख्या 100 से आगे ले जानी है अगली गोष्ठी में हमें। इस बार हम 65 तक पहुंचे थे, तो सभी मित्र एक एक मित्र को लेकर आएंगे तो 130 तो हम वैसे ही क्रॉस कर लेंगे। तो अभी आज हम प्रण लेते हैं कि अगली गोष्ठी में हम अपने साथ एक मित्र को अवश्य लेकर आएंगे। तो सभी जी, जी, विजेताओं जी। को फिर से हम बधाई देते हैं और अपनी बात को समाप्त करते हैं। शुभकामनाएं। जी नीरज जी, मंच आपको समर्पित करते हैं। जी बिल्कुल सर, और सभी विजेता प्रशिक्षणार्थियों के लिए बहुत बहुत शुभकामना संस्था की तरफ से। चूंकि मैं आप सभी के लिए बता दूं कि जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है एक नियम और मर्यादाओं के अनुसार होती है। तो जिनके लिए अवसर नहीं मिला है वो अपने मन को छोटा नहीं समझें। उन्हें आगे अवसर मिलेगा, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इसमें हम कुछ नाम यहाँ से बोलना चाहेंगे कि जिन्होंने अपनी वीडियो क्लिप भेजी है लेकिन नियम और मर्यादाओं के चलते हम उन्हें सम्मिलित नहीं कर पाए हैं। तो इसमें हमारे बीच निकिता जैन गुना से, मुकेश किस्कू, बेबी कुमारी, पिंकी कुमारी, आशा देवी मोचपुर, धनंजय कुमार महतो, रूपा कुमारी कोठाटाड़, सरिता कुमारी भरमसिया, नरेश कुमार महतो भोलाटाड़, डोली कुमारी सिंहपुर, सरिता राज भरमसिया और बालेश्वर महतो भोलाटाड़। आप सभी ने भी अपना वीडियो बना के हमें प्रेषित किया है, अच्छा प्रयास किया है और बेहतर करेंगे
तो मतलब आप हमारे इस श्रृंखला में जरूर जुड़ पाएंगे, लेकिन हमारी कुछ नियमावली रहती है जिससे हम आपको सम्मिलित नहीं कर पाए हैं। आप मन हल्का ना रखें और हमारे सभी कार्यक्रमों में आप इसी तरीके से अपनी सहभागिता जरूर दें। और अंत में आभार स्वरूप मैं हमारे एरिया कोऑर्डिनेटर सजल जी के लिए मैं इनवाइट करूंगा कि वह अंत जी, में सभी का बहुत आभार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। हमारे ट्रेनर्स, हमारे सर जो आगे की क्रिया को बढ़ाते हैं और प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, सम्माननीय कमल डवावर सर, सम्माननीय दीपक सर और हमारे सीनियर नीरज जी, सभी प्रशिक्षणार्थी को सादर प्रणाम। आपने इस कीमती समय को निकाल कर जो अपने गोष्ठी में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखो सिखाओ की श्रृंखला में भाग लेते रहें और जो भी कला में जो भी माहिर हैं, जो भी गीता काव्य कथन है, लेखांकित है, जो भी आपकी जो भी हॉबी है, जो भी कला है, आप अपना जो भी हुनर है ऐसे कार्यक्रम के द्वारा सबके सामने रख सकते हैं, ताकि आपको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिले। और जो भी कला लेखन पाठक है, इसको रख सकते हैं ताकि आपको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया जाता है। जैसा कि नीरज जी ने बताया, इसी के चलते हॉबी क्लास का भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। ये भी आपके लिए जैसे एंकरिंग है, पेंटिंग है, सिंगिंग है, अन्य क्लास की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी के अंतर्गत आप इसमें और भी माहिर हो सकते हैं। जैसे एंकरिंग है, एंकरिंग में आप एंकरिंग कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं किसी मंच को। इसी के अंतर्गत जो भी ट्रेनिंग दी जाएगी हमारी संस्था के द्वारा दी जाएगी, और इसमें एक्टिविटी भी आपका बढ़ेगा, मन का प्रोत्साहन भी बढ़ेगा और बोलने की खुलावटी आएगी, मतलब बोल पाएंगे। जी बिल्कुल। जैसा कि हॉबी क्लास के बारे में आप सभी के लिए पूर्व में बता दिया गया है, और सजल जी ने भी बहुत ही, क्योंकि समय हमारे पास मर्यादित है, जी तो सभी हॉबी क्लास के लिए जरूर पार्टिसिपेट करें। और समय अपनी गति से चल रहा है। अंत में हम महावीर वंदना के वाचन के साथ आज के इस सत्र को यहीं पे विराम देंगे। तो एक बार पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और कुछ ही सेकंड में महावीर वंदना की स्लाइड हमारे बीच ओपन होगी। जी थोड़ी तकनीकी समस्या के चलते अभी स्लाइड ओपन हो रही है। शोभा जी कर सकती है मेरी भावना। शोभा जी जी आपका स्वागत है। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरी दूर से करुणा गए, दुर्जन दूर कुमार्ग पर साम्य रखूं मैं उन पर, ऐसी हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, आपने महावीर वंदना के वाचन के साथ हम आज के इस
गोष्ठी 13 कार्यक्रम का यहीं पर समापन करेंगे। आप सभी के लिए बता दें कि हमारी जो गोष्ठी प्रत्येक महीने के प्रथम रविवार को ये आयोजित होती है और ये ऑनलाइन मंच आपकी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। तो आप सभी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हम पुनः एक नए अंदाज में नए टॉपिक के साथ अगले महीने फिर रूबरू होंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारती, सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद। रविवार बहुत सुंदर तरीके से व्यतीत हो आपका। धन्यवाद।